Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छोटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी और हमने इससे पिछली क्लास में जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय के बारे में देखा था और हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में अनेक प्रकार की कमियां रह गई। तो उन कमियों में सुधार करने के लिए अनेक प्रकार की कमियां थी, तो उन कमियों में सुधार करने के लिए हमने प्रति व्यक्ति आय का उपयोग लिया और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम अनेक राष्ट्रों की तुलना करने लगे। तो इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय आय यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी देश की उसके क्षेत्र क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखें यहाँ पर कि जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इकोनॉमिक्स की, उसमें हमने देखा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, असीमित होती है। व्यक्ति की आवश्यकता कैसी होगी, असीमित। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई क्रिया करनी पड़ती है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो वो क्रिया जो है जिसमें कार्य के बदले पैसा मिलता है वो कैसी होगी, आर्थिक क्रिया होगी। ये सारा बात हम पहले कर चुके हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है, किसी न किसी आर्थिक क्रिया में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोई उसको पैसा चाहिए और पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति क्या है, किसी न किसी आर्थिक क्रिया में जुड़ा हुआ है। और कुछ क्रियाएं जिसमें हैं वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करके क्या करती है, सेवा प्रदान करती है। क्लियर। देखें कि कुछ वस्तु क्रिया ऐसी कौन सी होगी जो वस्तुओं का उत्पादन करती है। माना एक श्रमिक है, श्रमिक किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है ना, माना वो बॉक्स बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, लकड़ी के बॉक्स बना रहा है या कागज़ के बॉक्स बना रहा है। तो वहाँ पर जो कार्य कर रहा है वो श्रमिक मजदूर जो कार्य कर रहा है वो कार्य करके क्या कर रहा है, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, एक बॉक्स बना रहा है और उस कार्य के बदले उसको क्या मिलता है, पैसा मिल रहा है। तो वहाँ पर उसने क्या बनाया, एक वस्तु का उत्पादन किया और वस्तु क्या बनाई, उसने बॉक्स बनाई। तो ऐसी क्रिया है ना, ऐसी क्रिया जिसको करने के बदले पैसा मिले वो तो हो गई आर्थिक क्रिया। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर तो उत्पादन हुआ वस्तु का, लेकिन माना एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो भी है वो भी क्या कर रहा है, अपने पेशेंट को चेक करता है और पेशेंट को चेक करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है, फीस मिलती है। तो क्या डॉक्टर ने किसी वस्तु का उत्पादन किया, क्या डॉक्टर ने कोई वस्तु बनाई, क्या नहीं बनाई। डॉक्टर ने क्या की, लोगों को सेवा प्रदान की, सर्विस प्रोवाइड की। तो डॉक्टर की जो क्रिया है वो तो है तो आर्थिक क्रिया, लेकिन कैसी है, वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। वो कैसी होगी, वो सेवाओं का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है, सेवाओं का। तो देखिए, ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी आर्थिक क्रियाएं वस्तुओं का ही उत्पादन करें। कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी भी होती है जो वस्तुओं का उत्पादन करने के साथ साथ सेवाओं का भी सृजन कर सकती है। क्लियर। आगे देखें, ये जो आर्थिक क्रियाएं होती है, जो हम कार्य करते हैं, इन कार्यों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ये जो हम कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। तो उनके आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, जो इकोनॉमी है, उसको भी 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में। अब 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं अर्थव्यवस्था के, तो उन तीनों क्षेत्रों के बारे में अगर बात करें डिटेल से, तो पहला क्षेत्र आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होगा, पहला प्राथमिक क्षेत्र। पहला कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा हमारा होगा तृतीय क्षेत्र। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो हम इस प्रकार हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, 3 श्रेणियों में बांट दिया, 3 क्षेत्रों में बांट दिया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। तो वह देखिए, इसमें ऐसे क्षेत्र जिनमें वस्तुओं का उत्पादन, ऐसे क्षेत्र जिनमें वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मनुष्य सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। देखो, मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि माना एक किसान है, किसान खेती करता है और खेती करके किसी न किसी वस्तु का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल लिया था एक किसान का, और किसान क्या कर रहा था, टमाटर की खेती कर रहा था। किसका कर रहा था, टमाटर की खेती। तो उसको जो टमाटर की खेती करनी है, उसकी खेती करने के लिए उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो किसान को सबसे पहले आवश्यकता होगी भूमि की, एक ज़मीन की आवश्यकता होगी, खेत की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो किसान को बीजों की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, वायु की आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो ये जो सारी लिस्ट बताई मैंने आपको, भूमि है ना, जैसे ज़मीन बताई मैंने, बीज बताए मैंने आपको, वायु बताई आपको, इसके अतिरिक्त आपको जल बताया। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, प्रकृति से मिली हो, तो वो सारे क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन। और जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, इन सारी चीज़ों का उपयोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसान क्या कर रहा है, इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके टमाटर का उत्पादन कर रहा है। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वो जो क्रिया कर रहा है किसान, जो कार्य कर रहा है, वो कार्य किस में आएगा,
प्राथमिक क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आपको समझ में आ गया होगा बात कि ऐसे क्षेत्र जिनमें वस्तु का उत्पादन करने के लिए मनुष्य क्या करता है, सीधे डायरेक्टली क्या करेगा, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करेगा और किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो वो जो क्रिया हुई किसमें आएगी? आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कृषि वाला। इसी तरह आप मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली पालन करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? मछलियों की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, उस जमीन की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो जब हमने ये जो कृषि की, मछली पालन किया, इसके ऐसे तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो वो सारे किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। क्लियर? ये हमने देखे, मछली पालन देखा है ना, हमने कृषि क्रिया देखी। आगे देखें, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को आधार प्रदान करते हैं। ये जो प्राथमिक क्षेत्र के जो क्रियाकलाप है, ये प्राथमिक क्षेत्र के जो कार्य हैं, यह क्या करेंगे? जो अर्थव्यवस्था के जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनको आधार प्रदान करते हैं। अब आधार कैसे प्रदान करते हैं? क्या आपने टमाटर का उत्पादन कर दिया कृषि करके, तो उन टमाटर के थ्रू एक इंडस्ट्री ऐसी भी होगी जो टमाटर का सॉस बनाती है। तो टमाटर का सॉस बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? टमाटर की, है ना। तो ये टमाटर कौन देगा? प्राथमिक क्षेत्र ही देगा उसको। तो इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? अन्य जो क्षेत्र होंगे, अन्य जो कार्य होंगे उनको क्या करेगा? आधार प्रदान करता है। क्लियर? अब देखो, जनरली जो प्राथमिक क्षेत्र है ये किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? कृषि से। और ये अन्य क्षेत्रों में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को हम सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है। प्राथमिक क्षेत्र के बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में बात करेंगे। देखें कि इन क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेकर किसी अन्य नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि किसान ने एक टमाटर का उत्पादन किया। अब टमाटर का उत्पादन किया और हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल लिया था टोमेटो केचप का, टमाटर सॉस का। तो जब आपको टमाटर सॉस बनाना होगा तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी टमाटर की। किसकी आवश्यकता होगी? टमाटर की। और टमाटर जो है वह किसका उत्पाद है? प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो ऐसी क्रिया करेंगे उसके ऊपर। हम क्या करेंगे? जैसे प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद था, उस उत्पाद को हम यहाँ पर क्या करेंगे? टोमेटो केचप बनाने के लिए, उस टमाटर का टोमेटो सॉस बनाने के लिए उस प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को अर्थात टमाटर को एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेंगे। किस रूप में लेंगे? कच्चे माल के रूप में। और कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेकर हम उसको क्या करेंगे? एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। टमाटर से क्या बना देंगे? टमाटर सॉस बनाएंगे। तो ऐसी क्रिया जिनमें हम प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद होता है उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेकर कोई अन्य नया पदार्थ बनाते हैं, वो सारी क्रिया किस में आती है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती है। क्लियर? देखो, यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो किसमें आएगी? द्वितीय क्षेत्र में आएगी। जैसे हम गन्ने का उपयोग कर शक्कर व गुड़ बनाने में करते हैं। देखो, हम जैसे गन्ना है, गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? तो खेतों में होता है। तो गन्ने का उत्पादन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमने गन्ने को एक इंडस्ट्री में ले गए, शुगर इंडस्ट्री में ले गए, शक्कर बनाने की इंडस्ट्री में ले गए। तो वहाँ पर उस गन्ने को मशीनों में डाला, उस पर कुछ टेक्नोलॉजी लगाई और हमने क्या किया? शक्कर का उत्पादन किया। क्लियर? तो गन्ने को हमने वहाँ पर उस इंडस्ट्री में एक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया। तो जब हम प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके किसी नई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो सारी क्रिया किसमें आती है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती है। क्लियर? यह प्रक्रिया किसी कारखाने में, किसी कार्यशाला में या घरों में हो सकती है और यह क्षेत्र विभिन्न उद्योगों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यह जो क्षेत्र है अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रकार हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था का जो अगला क्षेत्र है वह है हमारा तृतीय क्षेत्र। देखें कि अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। अभी तक हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र जो था वो किसी वस्तु का उत्पादन न कर रहा था। क्या कर रहा था? वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र होता है वह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। कि प्राथमिक क्षेत्र हमने देखा वहाँ पर टमाटर का उत्पादन हुआ या किसी फसल का उत्पादन हुआ, मछली पालन किया। द्वितीय क्षेत्र में हमने देखा उस टमाटर से हमने टोमेटो केचप बनाया। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो होता है वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, ऐसे किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं बनती। अब ये जब वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है क्या करता है? तो यह निर्माण उद्योग में सहायता प्रदान करता है। तो तृतीय क्षेत्र जो है वह क्या करेगा? जो निर्माण उद्योग होंगे उनमें सहायता प्रदान करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, जैसे परिवहन है, संचार है, भंडार गृह है, बैंकिंग सर्विस है, ये जो सर्विसेज है, ये जो सेवाएं हैं, ये क्या करती है? तृतीय क्षेत्र में
जो तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं हैं ये अन्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। अब सहायता कैसे प्रदान करेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था टोमेटो केचप का, आपने टोमेटो सॉस बना दिया, किसमें बनाया, द्वितीय क्षेत्र में बनाया, हमने जो क्रिया की किसमें की, द्वितीय क्षेत्र में। लेकिन उस टोमेटो केचप को लोगों तक पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने के लिए हमें वापस कोई ना कोई क्रिया तो करनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसको स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये जो लोगों तक पहुँचाने की सुविधा है, उसको स्टोर करने की सुविधा है, ये सारी किस में आएगी, तृतीय क्षेत्र में आएगी। क्लियर है आपका। आगे देखें, इसमें कुछ ऐसी सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन नहीं करके सेवाओं का सृजन करती है। जैसा कि हमने देखा, पहले देखा था कि जो दो क्षेत्र थे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, वह वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो होता है वह वस्तुओं का उत्पादन नहीं करके क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। जैसे हम बात करें अध्यापक की, एक टीचर की, एक डॉक्टर की, एक वकील की, तो ये जो लोग हैं ये क्या किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं क्या? एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर किसी प्रोडक्ट को बनाता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? कि डॉक्टर जब किसी पेशेंट को चेक करता है उसके बदले क्या लेगा, फीस लेगा। उसने भी कार्य तो किया है, लेकिन उसने क्या की है, लोगों को सेवा प्रदान की है, उन्होंने लोगों को सर्विस प्रोवाइड की। इसलिए डॉक्टर का जो वर्क है वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे देखें, वस्तुओं का उत्पादन करने के स्थान पर यह क्षेत्र सेवाओं का सृजन करता है। ये क्या करेगा, लोगों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस कारण इस जो तृतीय क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों क्षेत्रों को हम आराम से समझेंगे। देखें, आपके सामने स्क्रीन पर एक किसान दिया हुआ है। किसान क्या करेगा, बीज, भूमि, वायु, है ना, जल, ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग करके किसका उत्पादन कर रहा है, टमाटर का। तो किसान ने जो क्रिया की, उत्पादन करने की जो क्रिया की, एक उत्पाद बनाया, और वह क्रिया किस में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद उस टमाटर को हमने इंडस्ट्री में भेजा, मशीनरी का यूज़ किया, और टमाटर से हमने क्या बना दिया, टोमेटो केचप बना दिया। तो टोमेटो केचप बनाया, तो ये जो क्रिया की हमने इंडस्ट्री वाली, ये किस में आ गई, द्वितीय क्षेत्र में। अब टोमेटो केचप बन गया, इस टोमेटो केचप को लोगों तक पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो हमने किसका उपयोग किया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का उपयोग किया, कम्युनिकेशन का उपयोग किया। तो ये सारी किस में आएगी, तृतीय क्षेत्र में आएगी। सबसे पहली वाली प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया, दूसरी क्रिया द्वितीय क्षेत्र की, और तीसरी क्रिया तृतीय क्षेत्र की। तो ऐसे सारे कार्य जो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर जहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है, वो सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। जहाँ पर इंडस्ट्री का यूज़ आता है, इंडस्ट्री का जहाँ पर भी यूज़ आ जाए, मशीनरी का यूज़ आ जाए, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी। और जहाँ पर जो सेवा प्रोवाइड करे, सर्विस प्रोवाइड करे, वो किस में आएगी, तृतीय क्षेत्र में। क्लियर। अब बात करेंगे आगे, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हमने देखे, इन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन आए हैं। अब परिवर्तन किस प्रकार आए, तो देखें कि विकासशील राष्ट्रों में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, हमारे देश की ही बात करें, भारत की, तो अगर आप पुराने समय की बात करेंगे, प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में क्या था कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी, कृषि से। लोगों का जो मुख्य कार्य वो क्या था, कृषि था। तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था उस समय, क्योंकि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उत्पादन करता है। क्लियर। अब विनिर्माण की नवीन तकनीक के प्रचलन से, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई, हम नई नई फैक्ट्रियाँ बनने लगी, नए नए कारखाने स्टेबलाइज होने लगे, नई नई, है ना, इंडस्ट्री लगने लगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, तो हमारे क्या हुआ कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग थे, उस टेक्नोलॉजी के कारण प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर जो लोग पहले कृषि करते थे, वह कृषि को छोड़कर अब कहाँ कार्य करने लगे, कारखानों में कार्य करने लगे। और कारखाने किस में आते हैं, जैसा कि आपको पता है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो लोगों का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर क्या हुआ, पलायन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, शिफ्टिंग हुआ लोगों का। और पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से भी तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ है। और पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो लोग क्या है कि पहले तो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में आए, और जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी बढ़ी, एजुकेशन बढ़ी, लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ा, तो लोग जो है जागरूक होने लगे, और लोग द्वितीय क्षेत्र को छोड़कर कहाँ आने लगे, तृतीय क्षेत्र की ओर आने लगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए, लोगों ने क्या किया, क्षेत्रों में आपस में परिवर्तन करते गए। अब बात करेंगे तृतीय क्षेत्र जो है उसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हो रही है, उसके बढ़ते महत्व के बारे में। तो देखें कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। देखो, जैसा कि हमने देखा, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी, उत्पादन हो रहा था सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई, फिर लोग द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। तो जो अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, उन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो तृतीय क्षेत्र में देखी गई। कहाँ देखी गई, तृतीय क्षेत्र में। भारत के सभी क्षेत्रों की सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में GDP में योगदान में परिवर्तन आया। हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है
और सकल घरेलू उत्पाद हम कल वाली क्लास में देख चुके हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक देश की सीमा में जितना उत्पादन होता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद में भी परिवर्तन आया है। पहले प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि थी, प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीय क्षेत्र ने भी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाया, फिर तृतीय क्षेत्र ने भी बढ़ाया, लेकिन फिर भी रोजगार की जो दर है उसमें परिवर्तन नहीं हो पाया। रोजगार की जो दर है उसमें चेंज नहीं आया, वो पहले वाला ही सिस्टम चला आ रहा है रोजगार वाले में। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जो रोजगार के जो नए अवसर जो बनाने थे, जो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो बनानी थी और रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराने थे, उनमें वृद्धि नहीं हो पाई, उनका सृजन नहीं हो पाया। जीडीपी में जैसा कि आपको पता है हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है, पुराने समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो कृषि का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न थे, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे। लेकिन वर्तमान में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 15% से भी कम है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रों में परिवर्तन होता गया है, लोग बदलते गए हैं और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान 85% से भी ज़्यादा हो चुका है। क्लियर? और जीडीपी में अधिक योगदान होते हुए भी, द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में अधिक योगदान होते हुए भी यह क्षेत्र केवल 50% जनसंख्या को ही रोजगार उपलब्ध करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध, रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो इस प्रकार हमने देखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, उन क्षेत्रों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ और प्रत्येक क्षेत्र का किस प्रकार महत्व बढ़ता गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।